और हाजरी, अज असी सराफ साहब की 17वीं बरसी मना रहे हैं। उन्होंने याद कर रहे हैं और उनकी विचारधारा को फरोल रहे हैं। सराफ साहब ने अपना जीवन नेशनल कॉन्फ्रेंस तो शुरू करके कम्युनिस्ट विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए नेचर ह्यूमन सेंट्रिक तक का सफ़र किया। और वो इतने मेहनती थे कि वो लगातार, उनका काम ही पढ़ना लिखना था और पढ़ने लिखने में ही लगे रहते थे। जब वो हमारे पास आते थे तो वो जितनी भी अखबारों में एडवर्टाइजमेंट के जो कागज आते थे, जो जिनका एक पासा खाली होता था, वो इकट्ठे करके उस पर ही लिखने की ट्राई करते थे। अगर हम उनको कोई अच्छा पेन ला के देते, क्योंकि जब भी वो हमारे पास आते, जब भी अपने पास कोई भी अपना रिस्पेक्टेड पर्सन आता है तो हम उसको अच्छी चीज़ ही देते हैं, तो वो कहते नहीं, ये नहीं, मेरे को तो रिफल ला दो। वो रिफल मंगवाते और एक रिफल वो, मैंने खुद अपने आँखों से देखा है कि एक रिफल को वो एक दिन में ख़त्म कर देते थे, इतना लिखते थे। और सांबे वालों को तो हम उनके बारे में क्या बता सकते हैं, आप तो उनके साथ रहे हो। तो उन्होंने हमारे को एक मोटी बात ये समझाई थी कि आज दुनिया एक बन चुकी है। दुनिया का सिस्टम है, जो सोशल सिस्टम, सामाजिक ताना बाना, ये एक बन चुका है। और पूरे ताने बाने पे अब कैपिटलिज्म से आगे बढ़ के कुछ कारपोरेट्स का कब्जा हो चुका है और पूंजीवाद अब कारपोरेट की स्टेज पे पहुंच गया है और उसने पूरी दुनिया को अपनी ग्रिप में ले लिया है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ा तो इस पूंजीवादी कारपोरेट सिस्टम ने हमारे सामने दो बड़ी प्रॉब्लमें क्रिएट की है, दो बड़ी समस्याएं। एक है एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम, पर्यावरण के दूषित होने की प्रॉब्लम, पर्यावरण के हर घटक के डिग्रेड होने की प्रॉब्लम। दूसरा है इंसानों में इंसानियत का गुण खत्म होता जा रहा है, वो फॉर्मेलिटी बढ़ता जा रहा है और इंसानियत जी वो डीह्यूमनाइजेशन के दौर में पहुंच गई है। मानव का अमानवीकरण हो गया है। और ये दोनों बातें आज हम अपने खुद के अंदर, अपने परिवारों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने नेड़ले सर्कल में और जहाँ भी समाज में हम विचरते हैं, जहाँ जहाँ सब में बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं। अब कई कहते हैं कि बच्चे बूढ़ों की कदर ही नहीं करते और कई कुछ कहते हैं, कई कुछ कहते हैं, लेकिन वो जो मानवीकरण की प्रक्रिया चल रही है उसको हम डीपली डूंघाई से देख ही नहीं पा रहे। और आज क्लाइमेट चेंज का जो थ्रेट हमारे सामने है, क्लाइमेट चेंज की जो चुनौती हमारे सामने है, उसके बारे में तो उन्होंने जहाँ तक हमें कहा था कि
इस धरती पे इंसान समेत जितनी भी बायो लाइफ है वो जिंदा रहेगी या नया रहेगी, ये इस पर निर्भर करेगा, इस बात पे निर्भर करेगा कि क्या हम सही तरीके से इन दोनों समस्याओं को एड्रेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर कर सकते हैं तो जिंदा रहेंगे, हमारे पोते नाते भी जिंदा रहेंगे। अगर हम सही तरीके से इसको एड्रेस ना कर सके तो लाइफ ख़त्म हो जाएगी इस धरती। मतलब ये इतनी डूंगी बात, इतनी बड़ी बात सराफ साहब ने हमारे सामने रखी। और उसलिए उन्होंने कहा, जब जो नेचर ह्यूमन सेंट्रिक पीपल्स मूवमेंट का उन्होंने गठन किया, कि हमारी दो प्रायोरिटी रहेंगी, प्राथमिकताएं दो ही रहेंगी, कुदरत और इंसान, पर्यावरण और मानव। और हमारे अगर जैसा हम सिस्टम बनाना चाहते हैं उसके 5 प्रिंसिपल होंगे, 5 सिद्धांत होंगे। वो 5 सिद्धांतों में उन्होंने हमें बताया था कि पहला सिद्धांत होएगा कि हर हालत में इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, वातावरण का टिकाऊपन होना चाहिए, वातावरण को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। जिसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि वातावरण की कीमत ते पर्यावरण की कीमत पे हमें कोई विकास नहीं चाहिए। हमारा विकास प्रो नेचर, प्रो ह्यूमन होना चाहिए। दूसरी उन्होंने कहा था, दूसरा प्रिंसिपल, कि हमारे सिस्टम में, हमारे समाज में जितनी भी संस्थाएं हैं वो डेमोक्रेटिकली चले, उनका सारा फंक्शनिंग डेमोक्रेटिकली चले। और तीसरी बात उन्होंने कही थी कि हमारी प्रोडक्टिविटी हर समय बढ़नी चाहिए। और चौथी बात उन्होंने कही थी कि समाज में गैर बराबरी कम हो और बराबरता की तरफ हम बढ़े, क्योंकि समाज में जितने भी लोग आए हैं, कुदरत ने जो भी हमें दिया है, ये सारे सामाजिक प्राणियों का बराबर का हिस्सेदारी है। इसमें कोई चंद लोग इसके मालिक नहीं है। इसलिए बराबरता वाला कैसे बढ़ा जाए, ये उनका चौथा असूल था। और 5वां असूल उन्होंने बताया था कि हमें हर समय ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही चाहिए, पारदर्शिता और जवाबदेही। ये हमारा 5वां असूल होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि कोई भी चीज़ हम छुप के करें और बताएं ना। और आज ये 5 असूल है जो सराफ साहब ने बताए, बिल्कुल उसके उल्ट काम हो रहा है। आप हम खुद रोजमर्रा के हमारे जीवन में हम देख सकते हैं। इसलिए आज जब उनको याद कर रहे हैं तो हमें ये बातों को ध्यान से देखना चाहिए कि पर्यावरण एक ऐसी चीज़ है कि जिस पे हमारा वजूद टिका हुआ है, जिसके बगैर हम जिंदे ही नहीं रह सकते। हम का मतलब कला इंसान की बात नहीं मैं कर रहा। जितनी भी लिविंग लाइफ है, जितना भी सजीव जीव है, जितने भी साह लेने वाले फिनोमेना हैं, प्रक्रियाएं हैं, इवन वनस्पति तक, हमारा सबका वजूद इन्वायरमेंट पे जुड़ा हुआ है। वो हमारी लाइफ लाइन है। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि पर्यावरण, वातावरण हमारी लाइफ लाइन है, हमारी जीवन रेखा है। इसके बगैर जीवन नहीं चलता। अगर हम मोटी छोटी बात करें तो पहले ये देखो ना कि आदमी जिंदा किस चीज़ पर रहता है। जितने भी प्राणी हैं वो जिंदा किस चीज़ पे है।
नंबर 1 उसको शुद्ध हवा चाहिए सांस लेने के लिए। नंबर 2 पीने के लिए उसको शुद्ध पानी चाहिए। नंबर 3 उसको खाने के लिए शुद्ध भोजन चाहिए। नंबर 4 उसको जीने के लिए एक गिवन टेम्परेचर चाहिए, ताप चाहिए, धूप चाहिए, सूरज की रोशनी चाहिए। और लास्ट पॉइंट हम देख सकते हैं कि उसको जीने के लिए उसके दिमाग में, उसके खोपड़े में शुद्ध विचार चाहिए। इन बातों पे तो आदमी जीता है। अगर आप देखो तो सबसे ज़्यादा हम एक दिन में क्या चीज़ खाते हैं? आमतौर पर लोग कहते हैं भोजन खाते हैं, नहीं, भोजन नहीं हम खाते। सबसे ज़्यादा हम एक दिन में 24 घंटे में सबसे ज़्यादा हम हवा खाते हैं। मेडिकल साइंस में सिखाती है कि 8000 लीटर से लेकर 10,000 लीटर तक हम एक दिन में हवा खा जाते हैं। और हवा कुदरत हमें फ्री देती है। उसको हम गंदा कर दें, पोल्यूट कर दें, वो हमारे पे है। कुदरत ने हमें गंदी हवा नहीं दी। दूसरे नंबर पे हम खाते हैं पानी। तो मिनिमम 3 लीटर पानी तो एक आदमी 24 घंटे में पी जाता है, खा ही जाता है। उसके अलावा जो खाने वाने में लगता है वो एक्स्ट्रा है। उसके बाद भोजन का नंबर आता है। वो कोई 2 टाइम खाता है, कोई 3 टाइम खाता है। उसके बाद हमारे जीवन जिंदा रहने के लिए हमें टेम्परेचर चाहिए। अब जे हमने जे लगा रखे हैं, क्यों लगा रखे हैं? गर्मी है। गर्मी क्यों महसूस होती है? क्योंकि जब टेम्परेचर 40 डिग्री तक पहुंचता है तो वो हमारी बॉडी पे ऐसा अफेक्ट करता है कि हमारे शरीर का अलग अलग ऑर्गन वो उस पर प्रभावित होना शुरू हो जाता है। ज़्यादा गर्मी होगी, पानी नहीं मिला, डिहाइड्रेशन होना भी बंदा मर जाता है। इसलिए टेम्परेचर भी जरूरी है। पर ये देखो ना, ये 4 चीज़ें जो मैं आपको गिनाई, ये कुदरत ने हमें फ्री में दी। हवा, पानी, भोजन और गिवन टेम्परेचर, जीने लायक टेम्परेचर, जीने लायक तापमान, ये तो कुदरत ने फ्री दी। लेकिन अब हम सब इसको बाजार के हवाले कर दिया। अब हवा भी मूल्य बिकने लग गई है। जब हॉस्पिटल में कोई मरीज को ऑक्सीजन दी जाती है तो उसका बिल देखो ना कितना आता है। कभी कुदरत ने किसी से, जो आप 8 लीटर से लेकर 10 लीटर 24 घंटे में हवा खाते हैं, उसमें 21% तो ऑक्सीजन है ही ना। तो उसका 21% निकाल के देखो ना, सिलेंडर वांगू बन गया काम। पर कुदरत ने कभी उसका बिल मांगा है किसी बंदे से, किसी जानवर से, किसी परिंदे से? पर डॉक्टर तो मांगते हैं। उस समय हमें पता लगता है कि ऑक्सीजन की वैल्यू क्या है। अब पानी भी बाजार के हवाले है। बाजार के हवाले का मतलब है कि हम अब जो कुदरत ने हमें फ्री में और शुद्ध दिया, वो हम सब बाजार में बेचने खरीदने का काम करने लग गए। और वो बाजार एक ऐसी चीज़ है जो आपको शुद्ध कभी नहीं देता। कहेगा कि शुद्ध है, लेकिन शुद्ध कभी नहीं देगा। आप प्लास्टिक की बोतल में पानी सर्व हो रहा है, इसमें कितना नैनो प्लास्टिक घुल के आपके अंदर चला गया, आपको कोई हिसाब किताब ही नहीं है। और बड़े शान से लोग कहते हैं मैं 30 रुपये वाली बोतल खरीद ली, कई कहते हैं मैं 50 रुपये वाली खरीदी। एक बार एक आदमी ने मेरे को बोतल दिखाई, मैं पहली बार देखा उसमें, तो उसकी कीमत 75 रुपीज़ थी 1 लीटर पानी की। मैंने कहा यार इसमें ऐसा क्या है? ना मिनरल वाटर है जी।
ये अल्कलाइन वाटर है जी। हम तो पहले जब पढ़ते थे जिन दिनों में, मैं पढ़ता था जिन दिनों में, मैं तो यही सुनता था कि वाटर तो अल्कलाइन ही होता है, एसिडिक होते ही नहीं। ये एसिडिक कदम बन गया अल्कलाइन, तुम पता ही नहीं चला। और बनाया किसने? इस बाजार ने, इस मार्केट सिस्टम ने। और ये मार्केट सिस्टम कौन ले आया? ये कैपिटलिज्म ले आया, और अब कारपोरेट कैपिटलिज्म ले आया। तो जब मैं बात खेती की करता हूं तो खेती का मतलब किसानी नहीं है। कई साथी तो ये बोलते हैं ना कि यार किसानों की इनकम बढ़नी चाहिए, ये तो ठीक है, इनकम उनकी बढ़नी चाहिए। मैं भी खेती करने वालों से ही आता हूँ, इसलिए मैं क्यों कहूँगा कि मेरी इनकम कम हो, मैं भी कहूँगा बढ़नी चाहिए। पर खेती सिर्फ किसानी से नहीं जुड़ी हुई, खेती हमारे भोजन से जुड़ी हुई है। और आजकल आप सुनते हो कि किसान तब खुशहाल होएगा जब वो जो प्रोडक्ट पैदा करता है अपने खेत से उसमें वैल्यू एडिशन हो। वैल्यू एडिशन का उनका मतलब क्या होता है कि अगर आप गेहूं पैदा करते हो तो गेहूं मत बेचो, गेहूं का आटा बनाओ, आटा बना के बेचो, गेहूं के आटे के बिस्किट बनाओ, ब्रेड बनाओ, वगैरह वगैरह जो भी बना सकते हो वो बनाओ। उसको वो क्या नाम देते हैं? वैल्यू एडिशन। आपने खेत में आलू पैदा कर लिया, वो कहते नहीं आलू मत बेचो यार, इसकी चिप्स बना के बेचो। वो 100 ग्राम आलू का चिप्स 20 रुपये में बिकेगा। वैसे 20 रुपये केजी हमारे खेत से तो नहीं बिकता, बाजार में तो बिकता, सुनते हैं हम। हमारे खेत से तो जो आलू उठाने आते हैं जो 5 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 6 रुपये। वो कहते हैं कि कैपिटलिज्म क्यों, जहाँ फैक्ट्री वाले क्यों कामयाब होते हैं? क्योंकि वो वैल्यू एडिशन करते हैं। वो किन्नू नहीं बेचते, किन्नू का जूस बना के बेचते हैं। वो संतरा नहीं बेचते, संतरे का जूस बनाते हैं। पर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज दुनिया में 78% मौतों का जो कारण बन रहा है वो हमारी एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्री है, जो तरह तरह के प्रिजर्वर केमिकल के रूप में डाल के लोगों को टाइम से पहले मार देती है। 78% मौतों का कारण हमारा जो वैल्यू एडिशन वाले हैं, प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वाले हैं। और जितना भी पैकेट बंद भोजन आप खरीद के खाओगे उसका मतलब ही ये है कि आप बीमार होने के लिए पैसे लगा रहे हो। बच्चों को अगर आप वो पैकेट का भोजन दोगे तो इसका मतलब है तो बच्चों को आप प्यार ही नहीं ना कर रहे, बच्चों को तो आप जहर दे रहे हो, खुद भी जहर खा रहे हो और टॉर बना रहे हो कि देखो मेरे पास तो बड़ा वो है ना, रियल जूस पी रहा हूँ मैं। क्योंकि कैपिटलिज्म ऐसी चीज़ है वो हमारी मानसिकता को एक्सप्लॉइट करता है। वो नाम ऐसे ऐसे रखता है कि रियल जूस, ठीक है यार, फिर तो रियल है, तो फिर तो पीनी चाहिए। और आप ये सांबा, मैं इसको शहर तो नहीं कहता, कस्बा टाइप भी लग रहा है मेरे को तो शहर तो बड़ी चीज़ होता है यार। सांबा कस्बे में मेरा ख्याल 100 से ज़्यादा लैब होगी मेडिकल, जिसमें आप शुगर टेस्ट कराते हो, ब्लड टेस्ट कराते हो, यूरिन टेस्ट कराते हो, जो मतलब हमारे को जो डॉक्टर लिखते हैं ना कि ये आप टेस्ट करवाओ। लेकिन सांबा में एक भी ऐसी लैब नहीं होगी। मैं जो दावे से कहता हूँ, मेरे को पक्की जानकारी नहीं, कि जिससे आप कोई फूड चेक करा सको कि इसमें कितना पॉइजन है।
कोई मतलब फ्रूट टेस्ट करवा लो कि इसमें कितना पॉइजन है, ये बताओ ना कि ये हमें खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, ये खाने के योग है या नहीं है। मेरा ख्याल नहीं कोई एक भी होगी, मेरा ख्याल पूरे जम्मू में एक अद्धी होएगी, वो भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में होगी, ये कोई लैब ऐसी होगी, उसमें कोई जाते ही नहीं कि कोई आटा टेस्ट करवा ले, कोई ये कर ले, कोई वो कर ले। इसलिए ये जो क्लाइमेट और एग्रीकल्चर का रिलेशन है, ये हमारी हेल्थ के साथ जुड़ा हुआ है, ये हमारी फूड सिक्योरिटी के साथ जुड़ा हुआ है। मेरे को एक बात अजीब लगी, मेरे कामरेड साथी गुस्सा मत करें, क्योंकि मेरे को एक आदत जो मेरे को खटके से मेरे को कह दे, मैं कह देता हूँ, मगर मैं नहीं कहूँ तो मैं बीमार हो जाऊँगा। क्योंकि मेरा एक वो हेल्थ के गुरु थे मेरे, वो कहते सोते मन में नहीं रखना, जो आ जाए यार, जे अगर मन में रख ली तो बीमार होएगा, इसलिए निकाल ही थी। तो मैं एक बात निकालना चाहता हूँ कि कहाँ स्वामीनाथन, कहाँ सोशलिज्म, इनका कोई मेल ही नहीं यार। स्वामीनाथन वो टूल था जिस टूल को फोर्ड फाउंडेशन और रॉकफेलर फाउंडेशन ने यूज किया। मैं वो पर्सनली स्वामीनाथन डॉक्टर साहब के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन वो टूल बना, किसका टूल बना? फोर्ड फाउंडेशन का और रॉकफेलर फाउंडेशन का। और मेरा एक दोस्त था डॉक्टर लुधियाने का, वो एक चुटकुला सुनाता है हमें। वो कहता रॉकफेलर फाउंडेशन का लाडला कौन? लाडला तो समझते हो ना, स्वामीनाथन। फोर्ड फाउंडेशन का लाडला कौन? स्वामीनाथन। वर्ल्ड बैंक का लाडला कौन? स्वामीनाथन। FAO का लाडला कौन? स्वामीनाथन। और सरकार का लाडला कौन? स्वामीनाथन। और किसान यूनियन का लाडला कौन? स्वामीनाथन। अब बनाओ ना, इसका क्या बनेगा? वो ही लोग हैं जिन्होंने पूरी तरह ही हमारी एग्रीकल्चर का कारपोरेटाइज किया है। आप स्वामीनाथन की पूरी रिपोर्ट मिलती है, कौन कहता नहीं मिलती? आजकल तो वो पूरा इससे डाउनलोड कर लो नेट से। वो तो ग्रोक को कह दो, ग्रोक ही निकाल के दे देगा आपको, चैट GPT को कह दो, उसका पूरे का पूरा फार्मूला। असल जो हमारे एग्रीकल्चर का मॉडल ये आया, जिसको आज हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, ये सारे का सारा मॉडल उसी की तो छत्र छाया है, तो उन लोगों की तो देन है जो ग्रीन रेवोल्यूशन है। आज वो ग्रीन रेवोल्यूशन हमारे लिए, हमारी हेल्थ के लिए, बीमारियों का एक नया रेवोल्यूशन बन गया। और ये मतलब जोड़ा रेवोल्यूशन है, इसने किया क्या है? देखो तो सही ना, इसने किया ये है। मैं एक बात मोटी और बता दूं, हमारे एक साथी और भी कह के गए थे कि उस समय सोना इतने का था, अब इतने का था है, उन्होंने कुछ आंकड़े पेश किए। देखो 1966 से लेकर 1980 तक ये जो जितना भी लेन देन हम करते हैं, हम फार्मर हैं, फार्मर जो मार्केट में देता है और फार्मर जो मार्केट से लेता है, 1980 तक का पीढ़ रहा कि जिसमें फार्मर जो एग्रीकल्चर से अपने खेत से मार्केट से देता था, उसकी कीमत ज़्यादा थी, और जो वो मार्केट से लेकर आता था उसकी कीमत कम सी। और जिसके लिए 1980 तक ये ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ और हमारे कच्चे घर पक्के बढ़े, हमारे बैलों की बजाय ट्रैक्टर आए, और हमने भी फ्रिज का ठंडा पानी पी के देखा। अजय तक हमें ये नहीं पता कि जो फ्रिज में फ्रीजर होता है,
वो किस लिए होता है। अब तक हम तो यही सोचते हैं कि यार वो बर्फ जमाने के लिए होता है। और फ्रिज में कौन सी चीज़ रखनी चाहिए, कौन सी नहीं रखनी चाहिए, अभी तक हम उसकी थ्योरी ही नहीं जानते। लेकिन 1980 से लेकर 2000 तक का जो 20 साल का पीरियड था, ये कभी भोग पर कभी भोग पर ऐसे निकला। कभी फार्मर को अच्छा रेट मिल गया और वो मार्केट से ऊपर रहा, कभी मार्केट वालों ने ज़्यादा रेट लगा दिया, वो फार्मर से ऊपर हो गई। और 2000 से लेकर लगातार आज हम 26 में आ गए हैं, फार्मर हमेशा नीचे है और मार्केट कंपनियां हमेशा ऊपर। मैं मोटा मोटा, इन्होंने तो एक एक बात बताई ना, मैं आपको जट्टू बात बताता हूँ, मोटी मोटी, बड़ी बरीकी में नहीं मैं जाता। और यही कारण है कि 2000 के बाद ही, असर 1995 के बाद ही फार्मर सुइसाइड क्यों शुरू हुआ, पहले क्यों नहीं हुआ। 1995 के बाद ही फार्मर सुइसाइड के आंकड़े आपको मिलेंगे, पहले के नहीं मिलेंगे। उसकी वजह ये थी। और आज हमारे लिए ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम मार्केट से जो फार्मर खरीदता है वो महंगा खरीदता है, जो हम मार्केट को देते हैं वो मार्केट हमारे से सस्ता लेती है। और इसी वजह से हमारे लिए ये दिक्कत आ रही है कि हमारा ऊपर डेप्टा जो कर्जा वो लगातार बढ़ रहा है। तो इसके संबंध में सराफ साहब ने हमें, जब ये पंजाब जाते थे तो हम इनसे पूछते थे कि सराफ साहब आप एग्रीकल्चर का क्या बनेगा। तो इन्होंने 1990 में हमारी एक मीटिंग बुलाई थी बरनाला में, मेरे जागा। उस समय उन्होंने कहा था कि पहले आपका पानी ख़त्म हो जाएगा। तो मेरा एक साथी था, वो इस दुनिया में नहीं रहा, मेरे को वो कहने लगा पास से करके कि सुखदेव, जब सराफ साहब के कोई दिमाग का टैंका तो नहीं ढीला ढूला हो गया, कहीं पंजाब में पानी रुक जाएगा क्या, ये क्या बातें कर रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने कही कि आपके मक्खियाँ मच्छर इतने हो जाएंगे, बीमारियाँ बहुत आ जाएंगी पंजाब में। अब दोनों बातें प्रूव हो गई। अब एक भी ब्लॉक पंजाब का ऐसा नहीं जिसको आप ग्रीन मतलब उसमें डाल सको, वो सारे ही डार्क जोन बढ़ता जा रहा है। अब तो जो नेशनल हमारा वाटर कमीशन है, वाटर बोर्ड है, वो कह रहा है कि 2037 में ग्राउंड वाटर तो पंजाब का खत्म ही हो जाएगा। अब तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का बोर्ड कहना शुरू कर दिया है। और इसलिए ये जो हमारी आजकल की जो खेती है, तो वो खेती हमारी हमें बता रही है कि अब हमारे पास बगैर वातावरण पक्षी खेती के, बगैर कुदरती खेती के हमारे पास अब कोई अल्टरनेटिव हो नहीं। अब जो आप गेहूँ खा रहे हो ना, उसमें मैं एक आपको मोटी जी एक एग्जांपल देता हूँ। एक स्टडी है ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, 4 यूनिवर्सिटी की स्टडी है वो ज्वाइंटली। और उन्होंने कहा कि 1 किलो गेहूं के आटे में जितना पोषण, जितनी पौष्टिकता 1960 के दहाके में थी, वो 2010 में आते आते आधी रहेगी। और चावल के बारे में उन्होंने कहा कि 1 किलो चावल में जितनी पौष्टिकता 1960 में के दहाके में थी, जब हमने ये खेती शुरू की है, वो 2010 में आते आते सिर्फ 40% ही रहेगी। और उसमें डिटेल में मैं वो बात नहीं करूँगा कि आयरन कितना कम हो गया, जिंक कितना कम हो गया, कैल्शियम कितना कम हो गया। सब वो एक बात ऐसी आ गई है कि अब हमारे फूड में जो हैवी मेटल हैं वो ज़्यादा आने शुरू हो गए।
जो पॉइजनस है, वो ही हैवी मेटल हमें बीमार कर रहे हैं। और उसका रिजल्ट हमारे सामने ये आ रहा है कि 2026 की एक फोर्ब्स की जो रिपोर्ट है वो कह रहे हैं दुनिया में 3,428 अब अरबपति हो गए। 90 के दहाके में 1990 के बाद पहला अरबपति लेटेस्ट इंडिया में पहला अरबपति होया था धीरूभाई अंबानी। आज हमारे इंडिया में 229 अरबपति ने आज की डेट में, और अब हम क्या हैं, दुनिया में तीसरे नंबर पे हैं। सबसे ज़्यादा अरबपति कहाँ हैं? यूएसए में। कितने हैं? 989। और दूसरे नंबर पे चाइना है, उसमें कितने हैं? 610। और तीसरे नंबर पे इंडिया है, कितने हैं? 229। और इसका मैं एक लास्ट मतलब आपको बताना चाहता हूँ कि दुनिया की जो 10% हायर पॉपुलेशन है उसके पास 75% धन दौलत है, और निचली 50% के पास सिर्फ 2% है। ये डिग्रेडेशन, डीह्यूमनाइजेशन जहाँ से देखी जा सकती है। इसलिए अगर हमने इन्वायरमेंट को बचाना है, कई कह रहे हैं मैडम, कई लोग कहते हैं कि यार ग्रीन रेवोल्यूशन इस करके आया था कि हमारे पास उस समय खाने के लिए ही नहीं था कुछ, ये हमारी मजबूरी थी। ये आंकड़ा बिल्कुल गलत है। मैं आपको बता रहा हूँ कि 1961 में हमारे पास 468.7 ग्राम डेली पर हेड फूड आता था, जिसमें दूध शामिल नहीं था, दूध और घी शामिल नहीं था। 65 में हमारे पास 400 ग्राम डेली इंडिया में फूड ग्रेन आता था, और 91 में हमारे पास 510 ग्राम आता था, और 2020 का जो आंकड़ा है 507 ग्राम आता है हमारे पर हेड जो फूड ग्रेन है हमारे हिस्से में, पर एक आदमी के हिस्से। और हमारे 80 करोड़ से ज़्यादा लोग वो हैं जिनके हिस्से में 166 ग्राम ही पर डे आता है। वो कौन से हैं? जिनको 5 किलो फ्री मिलता है। अब देखो 1961 में जब ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू नहीं हुआ था उस समय से 668 ग्राम, आज आ गए 166 ग्राम। फिर वो जो ग्रीन रेवोल्यूशन था उसको कौन खा गया? वो खा के दिया अरबपति। ये डेवलपमेंट जिसको कह रहे हैं, जिसको जो विकास का नाम दे रहे हैं, ये कुदरत की कीमत पे और इंसानियत की कीमत पे, पूरे जीव जानवर की कीमत पे कुछ लोगों के हाथ में जा रहा है सारे का सारा काम। और आम पब्लिक का जो इससे बिरबी हो रही है, और जो थोड़ा मोटा बचता है वो लास्ट में हम बीमार हो के अस्पताल वालों को दे देते हैं। पहले कोई एक जवान है, जब तक वो जंग होता है तो खूब कमाई करता है, बाद में वो बीमार होना शुरू हो जाता है। जितनी कमाई होती है फिर अस्पताल चली जाती है, खूब की मिट्टी खूब से गई हमारे पल्ले, वो ही कर्ज का कर्जा। आज किसान के पास 2 चीज़ें हैं, एक ज़मीन, एक कर्ज। एक उसके पैरों के नीचे या एक उसके सिर के ऊपर। इसको निकालने का एक ही तरीका जो श्राप साहब ने हमें बताया वो यही है कि जब तक हम कुदरती खेती की तरफ नहीं बढ़ेंगे, जब तक हमारी रिसर्च, हमारा समाज का पैसा कुदरती खेती की तरफ नहीं जाएगा, उसकी रिसर्च की तरफ नहीं जाएगा, तब तक हम ना हेल्दी हो सकेंगे, ना अपने एनवायरनमेंट को बचा सकेंगे, ना हमारे मतलब पोते नाती हैं वो इस दुनिया को सुंदर दुनिया बना सकेंगे।
एक एग्जाम्पल कह के मैं दे के अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ कि 2 रिपोर्टें इन दिनों में बहुत अच्छी आई है। एक रिपोर्ट आई है यूएनओ की, जिसमें ये पूछा गया था कि जितनी इन्वेस्टमेंट हमने केमिकल एग्रीकल्चर में लगाई, ये उतनी इन्वेस्टमेंट हम नेचुरल एग्रीकल्चर पे लगाते तो क्या रिजल्ट आता। तो उन्होंने कहा इससे बहुत ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट आता, हमारा पर्यावरण भी ख़राब ना होता, हमारी हेल्थ भी ख़राब ना होती, हमें अस्पतालों की भी ज़रूरत ना पड़ती। एक रिपोर्ट आई है, ब्राज़ील की एक मैडम है, उन्हें किसानों के साथ काम किया और उन्हें 2 चीज़ों पे काम किया, एक मिट्टी की बायोलॉजी पे, एक सीड की बायोलॉजी, और उसने रिकॉर्ड कायम किया है और उसने अमेरिका को चैलेंज किया है 3 क्रॉप पे कि गेहूँ, मक्का और सोयाबीन हम नेचुरली उगाएंगे, आप केमिकल वाला और जीएम जो भी लगाना वो लगाओ, हमारे मुकाबला करो, यील्ड में भी करो और क्वांटिटी में भी करो और क्वालिटी में भी करो। पहली बार दुनिया में एक ऐसी रिपोर्ट हमारे लिए इनकरेजिंग रिपोर्ट अब जो आई है कि अगर आप मिट्टी की बायोलॉजी को ठीक कर लोगे, उसमें सब कुछ है, कोई आपको चीज़ पाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मिट्टी की बायोलॉजी में वो सारे मतलब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो पेड़ को, जो पौधे को चाहिए और उसको वो राशन बना के दे सकते हैं। राशन मिट्टी में बहुत पड़ा है, लेकिन उसको बनाने वाला जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो हम केमिकल डाल उसको ख़त्म कर लिया। इसलिए अगर हमने हेल्दी रहना है, अगर हमने अपने बच्चों को हेल्दी रखना है, तो एक बात तो आज के इस सेमिनार में पल्ले बन के जाओ कि अपने लिए और अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए पैकेट बंद भोजन आज से खाना बंद करो, मार्केट से लेना बंद करो, पैकेट जूस लेना बंद करो और नेचुरल खेती की तरफ आगे बढ़ो, ताकि यही मेरे को लगता है कि सराफ साहब को उनकी 17वीं बरसी पे हम सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। ऐसा करके हम अपने आप को, समाज को हेल्दी बना सकते हैं। मैं टाइम आपका थोड़ा ज़्यादा ले लिया, उसकी क्षमा चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।